हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है, हमने एनसीईआरटी सीरीज़ की शुरुआत की है। तो एनसीईआरटी सीरीज़ में हम आज देखेंगे क्लास 8th हिस्ट्री। बुक का नाम है आवर पास्ट 3। इसका चैप्टर नंबर 9 देखेंगे। चैप्टर नंबर 9, द मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट्स 1870s टू 1947। जो भारत में नेशनल जो राष्ट्रीय आंदोलनों का उदय हुआ 1870 से 1947 के बीच, उनको देखेंगे। जो बुक के अंदर जो पिक्चर दिखाई गई है ना, जो स्क्रीन पे आपको पिक्चर दिख रही है, ये है क्विट इंडिया मूवमेंट की। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ था? 1942 में हुआ था। किसने किया था? महात्मा जो गांधी थे, महात्मा गांधी, ठीक है, के द्वारा लेड किया गया ये। और इसके अंदर क्या था भाई? इसमें महात्मा गांधी ने है ना नारा दिया, डू एंड डाई, डू एंड डाई, डू और डाई। ठीक है, डू और डाई, करो या मरो। अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो इसके अंदर अंग्रेजी सरकार ने क्या किया है? टीयर गैस का यूज़ किया है, लाठी चार्ज की है, लाठी बरसाई है। ठीक है, भीड़ को इधर उधर करने के लिए। तो चलो हम बात करते हैं आगे। जो कह रहे कि हमने प्रीवियस चैप्टर्स की एक लुक डालते हैं, एक बार ध्यान देते हैं उनके ऊपर कि क्या क्या पढ़ा हमने प्रीवियस चैप्टर में। तो प्रीवियस चैप्टर की बात करते हैं तो भाई इसमें कैसे ब्रिटिश है, कैसे उसने टेरिटरीज़ पे कब्जा कर लिया है, किंगडम्स को अपने कब्ज़े में ले लिया है। उन्होंने इंट्रोडक्शन किया है न्यू लॉज का, एडमिनिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूशंस का। ठीक है, कैसे वो किसानों की ज़िंदगी, जो पीजेंट हैं, ट्राइबल जो हैं हमारी, तो उनके जीवन पर इफ़ेक्ट डाल रहे हैं, चेंज कर रहे हैं उनके जीवन को। एजुकेशनल चेंजेस की बात करते हैं, 19th सेंचुरी के अंदर क्या क्या एजुकेशनल चेंज आते हैं। डिबेट्स रिगार्डिंग द कंडीशन ऑफ वुमेन, चैलेंजेस ऑफ टू द कास्ट सिस्टम जो फैला हुआ था, अनटचेबिलिटी वगैरह। ठीक है, और जो सुपीरियर इन्फीरियर कास्ट की बात करते हैं, डिबेट हो रहा है इसमें। वुमेन की कंडीशन, वुमेन की कैसी कंडीशन थी उसके बारे में। सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म की बात की। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहे हैं कि रिवोल्ट की बात की, 1857 की जो क्रांति थी उसके बारे में सब कुछ पढ़ा। तो ये सब है ना, क्या हुआ इन सभी से? डिक्लाइन ऑफ क्राफ्ट्स देखा, जैसे जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ थी, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ थी, उनकी कैसे डिक्लाइन हो गया। ठीक है, ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज़ के बारे में देखा हमने। तो इन सभी के आधार पे है ना, हम क्या देख सकते हैं कि है ना, जो इंडियंस थे ना, इंडियंस डिसकॉन्टेंट एंड द ब्रिटिश रूल। ठीक है, और डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ क्लासेस द डिससेटिस्फाई, कैसे वो डिससेटिस्फाई थे अंग्रेजी सरकार से। तो आइए अब हम एक नज़र डालते हैं चैप्टर के मेन पोर्शन पर। इमरजेंस ऑफ द नेशनलिज्म, कैसे जो है ना राष्ट्रीयकरण का, जो राष्ट्रवाद की भावना जो आती है ना, कैसे उसका उदय होता है, उस चीज़ के बारे में देखते हैं। देखो, सबसे पहले एक क्वेश्चन निकल के आता है हमारे माइंड में, एक क्वेश्चन निकल के आता है। क्या निकल के आता है? जो कंट्री है ना इंडिया, वो किसके लिए है, किसकी है? होम इज़ इट मीन। ठीक है, किसके लिए है, किसकी कंट्रीज है और किसके लिए है? तो भाई सिंपल सी बात है, इंडिया वाज द पीपल ऑफ द इंडिया। इंडिया किसकी कंट्री है? इंडिया के लोगों की। ऑल पीपल्स हैं इसके अंदर, रिस्पेक्टिव ऑफ क्लास, कलर, कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज, जेंडर। कोई भी जाति का हो, कोई भी कास्ट हो उनकी, जैसे कि कलर कैसा भी है, क्लास कोई भी है, लैंग्वेज कोई भी है, जेंडर मेल फीमेल, तो सबकी है। जिसके रिसोर्सेज जो जिसका सिस्टम है ना, उसके वर मेंट फॉर ऑल ऑफ देम, उनके लिए ही है सभी। ठीक है, पर जो अवेयरनेस आती है ना, इस आंसर से जो अवेयरनेस आई है कि ब्रिटिश सरकार ने क्या कर रखा है, कंट्रोल कर रखा है। ठीक है, सभी रिसोर्सेज ऑफ इंडिया पे, और उसी से इनडायरेक्टली किसको कंट्रोल कर रही है? वो लिव्स ऑफ द पीपल के जीवन को कंट्रोल कर रही है, लोगों के जीवन को। एंड द अंटिल, जब तक ये कंट्रोल ख़त्म नहीं होगा ना, जब तक इंडिया कुड नॉट बी द फोर ऑफ इंडियंस, इंडियंस के लिए इंडिया नहीं होगा तब तक। तो जब जब ये जैसे जैसे जागरूकता आती है ना, कॉन्शियसनेस आती है, तो उसमें क्या हुआ है, पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनने स्टार्ट हो गई। कब से? 1850 से। तो इसके अंदर है ना कुछ, ये किसने बनाए, ये जो एसोसिएशंस बनाए हैं, पॉलिटिकल एसोसिएशंस, ये किसने बनाए हैं? ये इसमें ना इंग्लिश एजुकेटेड प्रोफेशनल हैं, जैसे कि लॉयर्स हैं।
ठीक है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वकील हैं उन्होंने। तो सबसे एक इम्पोर्टेंट बना है पूना सार्वजनिक सभा, पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन और इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, जैसे नाम की बात करते हैं, पूना सार्वजनिक सभा, ठीक है, इसके नाम से ही जो लिटरल मीनिंग है ना सार्वजनिक, ठीक है, और ओ फॉर ऑल पीपल, सभी लोगों के लिए, सारो मतलब ऑल, जनिक मतलब ऑफ द पीपल। ठीक है, ये करेगी क्या, जो ये एसोसिएशन है फंक्शन करती है एक स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द कंट्री, कंट्री के किसी स्पेसिफिक पार्ट में इनके गोल्स जो होते हैं ना, वो गोल्स ऑफ द ऑल पीपल, सभी लोगों के गोल होते हैं ऑफ द इंडिया, नॉट दोज ऑफ एनी रीजन, वन रीजन, एक रीजन के लिए नहीं, एक कम्युनिटी के लिए नहीं, एक क्लास के लिए नहीं, पूरी कंट्री के लिए है इनके। तो ये जो किस आइडिया पे काम करते हैं ना, वो आइडिया है कि है ना भाई, पीपल है ना जो शुड बी सॉवरन, सॉवरन होने चाहिए लोग। तो सॉवरन का मीनिंग देखते हैं, द कैपेसिटी टू एक्ट इंडिपेंडेंटली, भाई एक इंडिपेंडेंटली काम करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस, बाहर के लोगों की कोई इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, खुद इंडिपेंडेंटली। ठीक है, इंडिपेंडेंटली जब काम करेंगे ना लोग तो वो सॉवरन हो जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं मॉडर्न कॉन्सिनेंस की। जो तो इसमें क्या हुआ, पीपल है ना, पीपलों में जो लोग हैं उनमें जागरूकता आने लगी। ठीक है, राष्ट्रवाद की भावना जन्म ले लेती है। ठीक है, पीपल क्या करते हैं कि हम वो सोचते हैं कि है ना एम्पावर्ड होना पड़ेगा, अपने डिसीजन जो है ना, डिसीजन रिगार्डिंग देयर अफेयर्स, उनके अपने डिसीजंस खुद लेने पड़ेंगे हमें। ठीक है, जैसे उनके जो ब्रिटिश रूल है उसका डिससेटिस्फिकेशन है लोगों के मन में, तो वो कैसे हुआ, कैसे जन्म लेता है, जैसे कि है ना 1878 में क्या हुआ, 1878 में आर्म्स एक्ट पास हो गया। तो हम बात करते हैं आर्म्स एक्ट की, तो क्या होता है आर्म्स एक्ट, आर्म्स एक्ट में ये था कि भैया जो भी इंडियंस है ना उनको अपने पास हथियार रखने का अधिकार नहीं है, अगर वो रखेंगे तो उनको जेल में डाल दिया जाएगा। तो इंडियंस फ्रॉम द पोजेसिंग ऑफ द आर्म्स, डिसवॉलिंग कर दिया गया उनको। ठीक है, फिर उसके बाद एक सेम ईयर इसी में 1878 में एक वर्नाक्युलर एक्ट पास किया गया, जिसमें वर्नाक्युलर एक्ट में ये बताया गया कि भाई जो भी है ना, जो प्रेसेस हैं, जितने भी प्रेस है, प्रिंटिंग प्रेस है, ठीक है, और जो भी कोई न्यूज़पेपर है, जो भी वो क्या करेगा, अगर गवर्नमेंट के खिलाफ कोई भी ऑब्जेक्शनेबल कोई भी चीज़ छापेगा ना, पब्लिश करेगा, तो उसको क्या कर दिया जाएगा, बैन कर दिया जाएगा, उस पर सभी सीज कर दिया जाएगा, उस पर है ना सरकार का हक हो जाएगा, उसको बंद कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद क्या हुआ 1883 में, ठीक है, 1883 में क्या हुआ, इल्बर्ट बिल आया। इल्बर्ट बिल क्या कहता है कि जो बिल है ना वो प्रोवाइड करवाता है ट्रायल्स ऑफ द ब्रिटिश, ठीक है, एंड यूरोपियन पर्सन्स बाय इंडियंस। ठीक है, तो वो क्या हुआ, साउथ इक्वली, वो इल्बर्ट बिल की बात करते हैं 1883 के अंदर जो इल्बर्ट बिल आया ना, वो क्या बताता है, वो ये बताता है कि है ना जो इंडियंस जज थे वो क्या कर सकते थे, अब ब्रिटिश और यूरोपियन पर्सन्स के है ना ट्रायल ले सकते थे, कोर्ट में मुकदमे सुन सकते थे। तो बट द अपोजिशन फोर्स्ड बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट थी, वाइट्स की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने क्या किया, इसका अपोज किया। ठीक है, कि तो इससे इंडियंस क्या हो गए, इंडियंस वर इनरेग्ड, मतलब खफा हो गए वो सभी। ठीक है, तो इंडियंस गवर्नमेंट ने क्या किया, बिल को विड्रॉ कर लिया। तो इससे वो इंडियंस खफा हो गए कि इससे क्या हुआ कि भाई रेसियल एटीट्यूड है ना वो दिखता है ब्रिटिश का इंडिया के अंदर, जो भेदभाव है। तो आगे बात करते हैं हम, जो ऑर्गेनाइजेशंस थी ना, इन्होंने फील किया कि भाई है ना अब हमारी कोई इनको ना ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशंस की ज़रूरत है। क्या ज़रूरत है भाई, इन्होंने क्या किया, ऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस वो इस्टेब्लिश की। इन्होंने ऑल इंडिया लेवल पे एक नेशनल कांग्रेस का इस्टेब्लिशमेंट किया, जिसके अंदर कितने डेलीगेट्स थे, 72 डेलीगेट्स थे फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री। मेट बॉम्बे में हुआ। ठीक है, 1885 में हुआ। 1885 ईस्वी में हुआ भाई कांग्रेस का गठन हुआ। ठीक है, कितने डेलीगेट्स थे, 72 डेलीगेट्स थे। कहाँ हुआ, बॉम्बे में हुआ। ठीक है, तो इसमें लीडरशिप किस किस की थी, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, WC बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त, S सुब्रमण्यम अय्यर, तो ये सभी लीडर्स थे।
एक हम ये कहाँ से आए थे भाई, बॉम्बे से थे मोस्टली, कलकत्ता से थे। जो एक नौरोजी था, नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, एक बिजनेसमैन और पब्लिसिट था। पब्लिसिट क्या होता है भाई? पब्लिसिट वो होता है समवन हु पब्लिशेस द आइडिया बाय सर्कुलेटिंग इन्फॉर्मेशन। कोई आइडिया है, उसको सर्कुलेट करना है ओवरऑल द कंट्री, ठीक है। कैसे करना है? इन्फॉर्मेशन को शेयर करके, ठीक है, राइटिंग रिपोर्ट्स वगैरह राइट करके, स्पीकिंग एट द मीटिंग्स, मीटिंग्स में बोल के, भाषण वगैरह दे के, है ना, उस आइडिया को क्या करना है? सर्कुलेट करना है। फॉर ए टाइम मेंबर ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट भी रहा वो। गाइड किया उन्होंने यंगर नेशनलिस्ट को गाइड किया। ए रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिशियल, एओयूम, एक रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिशियल था एओयूम, उसने ना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया ब्रिंगिंग इंडियंस फ्रॉम वेरियस रीजन ऑफ टुगेदर, ठीक है। तो भाई एओह्यूम का भी बड़ा का ही पार्ट था इसमें को फॉर्मेशन करवाने में कांग्रेस को। तो हु डिड द कांग्रेस सीक टू स्पीक, कांग्रेस किसके लिए बोलेगी, ठीक है, ये बात है। द इंडियन, एक न्यूज़पेपर था द इंडियन मिरर, उसने लिखा जनवरी 1886, 1886 में लिखा, इंडिया वॉज द फर्स्ट नेशनल कांग्रेस एट बॉम्बे। बॉम्बे में हुई इनकी मीटिंग सबसे पहले, ठीक है, फॉर्मेशन भी बॉम्बे में हुआ। तो इज न्यूक्लियस फॉर फ्यूचर पार्लियामेंट ऑफ आवर कंट्री, न्यूक्लियस है ये पार्लियामेंट का, ठीक है। जो बदरुद्दीन तैयब जी है उसने एड्रेस किया था कांग्रेस को एज प्रेसिडेंट इन 1887, 1887 में, ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। तो इसने क्या बताया, जो कांग्रेस है ना, कांग्रेस कंपोज्ड है रिप्रेजेंटेटिव्स की। कौन कौन से रिप्रेजेंटेटिव? नॉट ओनली एक स्पेशल क्लास से नहीं है, एक कम्युनिटी से नहीं है, बट ऑल द डिफरेंट कम्युनिटी ऑफ द इंडिया, इंडिया की अलग अलग कम्युनिटीज से है। जो ये पिक्चर दिखाई गई है ना, ये दिखाई गई है दादा भाई नौरोजी की है, ठीक है। तो दादा भाई नौरोजी ने एक बुक लिखी है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है, उससे भी बहुत ज़्यादा अच्छी मदद मिलती है। अब हम बात करते हैं नेशन इन द मेकिंग, ठीक है। कांग्रेस थी ना जो फर्स्ट 20 ईयर्स में ना, कांग्रेस पे मॉडरेट्स थे, ठीक है। उनके ऑब्जेक्टिव क्या थे, मेथड्स क्या थे, उनके बात करते हैं। वो क्या करते थे? डिमांड करते थे ग्रेटर वॉइस उठाते थे। किसके सामने? इंडियंस की वॉइस उठाते थे गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन के सामने। तो उनका क्या था, भी चाहते क्या थे? एक लेजिस्लेटिव असेंबली चाहते थे, वो मोर पावर चाहते थे कि जो बहुत ज़्यादा पावर मिले लोगों को, ठीक है, इंडियंस रिप्रेजेंटेटिव्स को पावर मिले, ठीक है। तो वो चाहते थे, डिमांडेड फॉर द इंडियंस टू प्लेस्ड हाई पोजीशंस मिले इंडियंस को इन द गवर्नमेंट। तो उसके लिए एक एग्ज़ाम होता था, सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम, जो लंदन में होता था, पर उन्होंने डिमांड की वो इंडिया में होना चाहिए, नॉट जस्ट इन लंदन, ठीक है। तो ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब हम बात करते हैं जो है ना, हाँ, ये जो ब्रिटिश थे वो जनरली क्या अज्यूम करते थे कि जो इंडियंस हैं ना उनको कुड नॉट बी गिवन टू द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पोजीशंस नहीं देनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी की पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं देनी चाहिए, ठीक है। तो भाई दूसरे अदर डिमांड्स जैसे कि हैं इंक्लूडेड द सेपरेशन, जो उन्होंने उठाई ऑर्गेनाइजेशंस ने, वो क्या डिमांड उठाई थी कि वो उठाई थी सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव से जुडिशरी को अलग करो, रिपील करो, हटाओ उसको, आर्म एक्ट को, और जो फ्रीडम ऑफ द स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो प्रेस के ऊपर है भाई, उन्होंने पाबंदी लगा थी वर्नाकुलर एक्ट के द्वारा, तो उसको अब रिपील करो भाई। तो रिपील का मतलब है टू अंडू ला को अंडू करो, टू ऑफिशियली एंड वैलिडिटी फॉर द समथिंग सच एज ला। तो अब हम बात करते हैं जैसे कि जो है ना कांग्रेस थी, ठीक है, उसने बहुत सारे इकोनॉमिक इश्यूज भी उठाए, डिक्लेयर किया उन्होंने कि जो ब्रिटिश रूल है ना वो पुअर्टी को जन्म दे रहा है, पुअर्टी, फेमाइंस आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। लैंड रिवेन्यू अगर इंक्रीज हो रहा है, लैंड रिवेन्यू को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। जो पीजेंट्स की जो कंडीशन है वो ख़राब हो रही है। एक्सपोर्ट द ग्रेन्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं यूरोप के लिए, तो वो क्या कर रहे हैं, कुड हैड क्रिएटेड द फूड शॉर्टेज, इंडिया में फूड की शॉर्टेज हो रही है, ठीक है। तो उन्होंने क्या, कांग्रेस ने डिमांड किया रिडक्शन इन द रिवेन्यू में रिडक्शन करो, ठीक है, और कट द मिलिट्री एक्सपेंडिचर को कम करके फंड दो भाई इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए फंड दो, ताकि लोगों की पीजेंट्स की कंडीशंस को सुधार की जा सके, ठीक है। पास्ट मैनी रिजोल्यूशंस पास की इन्होंने मैनी, ठीक है, ऑन द साल्ट टैक्स की भाई नमक कानून को बंद करो, सिर्फ नमक बनाने का अधिकार ब्रिटिश के पास था। ट्रीटमेंट ऑफ द इंडियंस लेबर
अबोर्ड, भाई जो लेबर्स हैं इंडियंस की, तो उनको क्या करो, उनको अच्छी से ट्रीटमेंट दी जाए। तो भाई मॉडरेट्स जो होते थे ना, मॉडरेट जो लीडर्स थे वो क्या करते, टू डेवलप पब्लिक अवेयरनेस को डेवलप करने का काम करते हैं कि जो अनजस्ट नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल है, जो इनका अच्छा नेचर नहीं, उसको पब्लिक को दिखाना चाह रहे थे। ठीक है, कैसे, बाय पब्लिश न्यूज़पेपर्स, रोट आर्टिकल लिख के न्यूज़पेपरों में छाप के। ठीक है, हाउ द ब्रिटिश रूल वॉज लीडिंग टू द इकोनॉमिक रूइन ऑफ द कंट्री, कैसे है ना ब्रिटिश रूल इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन को ख़राब कर रही है। ठीक है, तो ये सब चीज़, जैसे कि वो क्या करते थे, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव होते थे इस ऑर्गेनाइजेशन के, वो क्या करते, स्पीच देते थे। ठीक है, और रिप्रेजेंटेटिव जो ब्रिटिश रूल के खिलाफ स्पीच देते थे, उनकी आलोचना करते थे। ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स में जाके पब्लिक का ओपिनियन रखते थे। तो अब फ्रीडम इज़ आवर बर्थ राइट, फ्रीडम इज़ आवर बर्थ राइट की बात करेंगे। उससे पहले हम देखते हैं, देखो क्या हुआ था इन परस्यूट ऑफ गोल्ड, कि गोल्ड क्या पीछा करते हुए, ठीक है, गोल्ड की चाह में लोग क्या हुए। तो भाई क्या हुआ, दिस इज़ व्हाट ए मॉडरेट लीडर, एक मॉडरेट लीडर था दिनसा वाचा। ठीक है, तो उसने लिखा नौरोजी को 1887 में, 1887 में। जो फिरोज शाह है ना, वो बिजी हो गया है अपने पर्सनल वर्क में। ठीक है, फिर वो दे आर ऑलरेडी रिच इनफ, वो अभी बहुत ज़्यादा रिच हैं। मिस्टर तेलंग टू रिमेन्स बिजी। आई वंडर्ड, मैं आश्चर्य करता हूँ, हाउ इफ़ ऑल रिमेन बिजी, सभी ऐसे बिजी हो जाएंगे इन द परस्यूट ऑफ गोल्ड, गोल्ड की चाह में। ठीक है, तो कैन प्रोग्रेस ऑफ द कंट्रीज भी एडवांस। अब हम बात करते हैं फ्रीडम इज़ आवर बर्थ राइट के बारे में। तो ये फ्रीडम इज़ आवर बर्थ राइट, ये बात कही थी बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने एक नारा दिया था, एक स्लोगन था, उसमें बोला था फ्रीडम इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ठीक है, 1890s की बात करते हैं। जो इंडिया में थे ना, इंडियंस थे, उनके माइंड में क्वेश्चंस रेज होने स्टार्ट हो गए अबाउट द पॉलिटिकल स्टाइल ऑफ द कांग्रेस। तो क्या हुआ, इन बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब, बंगाल से थे विपिन चंद्रपाल, महाराष्ट्र से बाल गंगाधर तिलक और पंजाब से लाला लाजपत राय। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ना एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिया रेडिकल ऑब्जेक्टिव्स और मेथड्स को। अब बात करते हैं रेडिकल क्या होता है। रेडिकल होता है स्वभाव में जो उग्र होते हैं ना, ऐसे मेथड्स जो रिवोल्यूशन लेके आते, क्रांति करते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें, तो इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया, इन्होंने आलोचना की मॉडरेट्स की। ठीक है, जो पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर, जो प्रेयर करते थे, याचना वगैरह में जो विश्वास रखते थे, रिजोल्यूशन लेटर्स वगैरह जो देते थे उनमें। तो इन्होंने बोला जो कि इम्पोर्टेंस ऑफ द सेल्फ रिलायंस एंड कंस्ट्रक्टिव वर्क। ठीक है, इन्होंने आर्ग्यू करते थे कि ना, दे आर्ग्यूड दैट द पीपल मस्ट रिले ऑन देयर ओन स्ट्रेंथ, उन्हें अपनी स्ट्रेंथ पे भरोसा होना चाहिए, नॉट ऑन द गुड इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट की गुड इंटेंशन पे भरोसा नहीं होना चाहिए। पीपल मस्ट फाइट फॉर स्वराज, स्वराज की बात की इन्होंने। तिलक ने स्लोगन दिया था फ्रीडम इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ठीक है, जो आज़ादी है वह मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। क्या है, जन्मसिद्ध अधिकार, और मैं उसे लेकर रहूँगा। तो देखो जो है ना, ये तीन जो नेता हैं, इनके नाम थे लाल, बाल, पाल। लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, पाल से विपिन चंद्र पाल। ठीक है, इन तीनों को है ना गरम दल के नेता माना जाता है, गरम दल का नेता माना जाता है। रेडिकल एक्सट्रीमिस्ट थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, मॉडरेट्स जो थे नरम दल के नेता, उनकी आलोचना की। इन्होंने बोला कि याचना करने से, प्रार्थना करने से कुछ नहीं होगा, अब ये काम है कि हमें अपनी पावर का प्रयोग करके इनसे अपनी आज़ादी की मांग करनी है। तो 1905 की बात है, 1905, वॉइसरॉय था करजन। तो उन्होंने क्या किया, बंगाल था ना, बंगाल को दो भागों में बांट दिया। ठीक है, ईस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, दो भागों में बांट दिया बंगाल को। और इन्होंने क्या, जो बंगाल था वो एक बड़ा बिगेस्ट प्रोविंस था, बड़ा था। ठीक है, तो वो उसके अंदर क्या था, ब्रिटिश इंडिया एंड इंक्लूड बिहार एंड पार्ट ऑफ उड़ीसा। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि रीज़न दिया, उन्होंने क्या रीज़न दिया कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए हम ये काम कर रहे हैं।
ठीक है, परंतु ये कोई बात नहीं थी। ठीक है, जो मेन मोटिव था इसके पीछे वो था कर्टेल द इन्फ्लुएंस ऑफ द बंगाली पॉलिटिशियन एंड स्प्लिट द बंगाली पीपल्स। इनका मतलब मेन मोटिव ये था, मेन उद्देश्य ये था कि जो बंगाल के लोग थे ना उनको बांट दो, उनको डिवाइड कर दो। ठीक है, जो यूनिटी है बंगाल की उसको तोड़ दो, हिंदू मुस्लिम के आधार पे इनको बांट दो। ठीक है, तो जो बंगाल का जब ये डिवीज़न हुआ तो सभी सेक्शन जितने भी थे, मॉडरेट्स थे, एक्सट्रीमिस्ट्स, रेडिकल, ठीक है, रेडिकल्स को एक्सट्रीमिस्ट बोलते हैं, उन्होंने अपोज किया इसका। बड़ी बड़ी मीटिंग्स की, डेमोन्स्ट्रेशन किए, ठीक है, सभाएं की, मास प्रोटेस्ट, मतलब मास प्रोटेस्ट में होता है जो में बहुत ज़्यादा पब्लिक बढ़ चढ़ के भाग लेती। ठीक है, तो इसको बोला गया स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट को ही वंदे मातरम मूवमेंट बोला जाता है। देखो ये बाल गंगाधर तिलक की फ़ोटो दिखाई गई है, ये फ़ोटो बाल गंगाधर तिलक की है। ये जो न्यूज़पेपर है इनका केसरी है, केसरी। ठीक है, ये था मराठी लैंग्वेज में। कौन सी लैंग्वेज में था? मराठी लैंग्वेज में। केसरी मराठी लैंग्वेज में था। ठीक है, इसके दो न्यूज़पेपर थे, दूसरा था मराठा जो था इंग्लिश लैंग्वेज में, एक है केसरी जो था मराठी लैंग्वेज में। ठीक है, तो ये देखो ये प्रोटेस्ट की पिक्चर दिखाई गई है, बिल्कुल कैसे लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। देखो कितनी भीड़ है ना। तो भाई लोगों ने आज़ादी पाने के लिए बहुत बड़ा संघर्ष किया है, थाउजेंड ऑफ पीपल ने ज्वाइन किया था उसमें। ये जो फ़ोटो दिखाई गई है ये लाला लाजपत राय हैं। ठीक है, ये कहाँ से थे? पंजाब से थे लाला लाजपत राय। ठीक, ये मेंबर थे किसके? रेडिकल ग्रुप्स के, गरम दल के नेता के नाम से जाना जाता है इनको। ठीक है, ये कर्टेल करते हैं, बस ये मतलब क्या करते हैं? क्रिटिसाइज़ करते हैं। ठीक है, किसको क्रिटिसाइज़ करते हैं? जो पॉलिटिक्स ऑफ पिटिशंस को। ठीक है, ये एक्टिव थे, एक्टिव मेंबर थे किसके? आर्य समाज के। अब हम बात करते हैं स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट ने क्या किया भाई? अपोज किया, ब्रिटिश रूल को अपोज किया, और उन्होंने आइडियाज़ जनरेट किए। क्या? सेल्फ हेल्प की, भाई अपनी मदद खुद करो, स्वदेशी इंटरप्राइजेज। ठीक है, नेशनल एजुकेशन, जो देश की एजुकेशन है उसको अपनाओ, यूज़ द इंडियन लैंग्वेजेस, इंडियन लैंग्वेज को यूज़ करो। जो इंग्लिश कॉलेज हैं, इंग्लिश स्कूल्स हैं, इंग्लिश लैंग्वेज है उसका बहिष्कार करो। जो भी इंग्लिश वस्त्र जो भी है इनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनका बहिष्कार करो। ठीक है, ब्रिटिश के हर प्रोडक्ट का बहिष्कार करो और उनको मत खरीदो। ठीक है, इनकी होली जलाओ, जो विदेशी कपड़े हैं उनकी होली जलाओ। ठीक है, फाइट फॉर स्वराज, स्वराज के लिए लड़े। ठीक है, तो इसमें क्या किया? बायकॉट किया, मास मोबिलाइजेशन था। ठीक है, बायकॉट द ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस एंड गुड्स। तो इसको है ना एक नाम मिला, क्या नाम मिला? रिवोल्यूशनरी वायलेंस वुड बी नेसेसरी टू ओवरथ्रो द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल को हटाने के लिए हमें क्रांतिकारी गतिविधियों की ज़रूरत है। ठीक है, डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी वर मार्क द डेवलपमेंट एज वेल। ए ग्रुप ऑफ मुस्लिम लैंडलॉर्ड नवाब्स फॉर्म द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एट ढाका 1906। भाई 1906 में क्या किया? एक मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी। कौन कौन थे मुस्लिम? जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे, नवाब्स थे, उन्होंने क्या किया? ढाका के अंदर 1906 में क्या किया? मुस्लिम लीग की नींव रख दी। तो ये लीग सपोर्ट करती थी पार्टीशन ऑफ बंगाल को। ठीक है, डिजायर टू सेपरेट इलेक्टोरेट्स मांग की डिमांड की इन्होंने फॉर मुस्लिम्स। डिमांड वाज कंसीड बाय द गवर्नमेंट इन 1909। ठीक है, 1909 में डिमांड गवर्नमेंट द्वारा कंसीडर्ड की गई। सीट्स, इन्होंने सम सीट्स ऑफ द काउंसिल वर नाउ रिजर्व्ड फॉर मुस्लिम्स हु वर इलेक्टेड बाय द मुस्लिम वोटर्स। इन्होंने बोला कि मुस्लिम है ना, मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव के लिए है ना, सिर्फ मुस्लिम, उसके लिए सीट रिजर्व होनी चाहिए और मुस्लिम के लिए, और उसको सिर्फ मुस्लिम ही वोट करेंगे। ठीक है, तो ये बात दिस टेम्पेड द पॉलिटिशियन द गैदर फॉलोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन द फेवर ऑफ द ओन रिलीजियंस ग्रुप। ठीक है भाई, रिलीजियंस ग्रुप्स में अब वो क्या हो गई?
आर्ग्यूमेंट्स हो गए। तो उसमें क्या हुआ, मीन वाइल कांग्रेस में है ना एक अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में, ठीक है। जो कॉन्फ्रेंस थी वो सूरत में थी कांग्रेस की 1907 में। तो इसमें है ना क्या हुआ, इसको सूरत विभाजन के नाम से जानते हैं, सूरत स्प्लिट के नाम से जानते हैं इसको। तो इसमें क्या हुआ, इसमें कांग्रेस ने दो भागों में टूट गई, नरम दल और गरम दल नरम दल दो भागों में टूट गई, ठीक है। मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है। तो अब दोनों अपने अपने अकॉर्डिंग काम करने लगे। द कांग्रेस केम टू डोमिनेट बाय द मॉडरेट्स, ठीक है, एंड विद द तिलक्स फॉलोवर फंक्शनिंग फ्रॉम द आउटसाइड। वो आउटसाइड से काम करने लगे जो तिलक के फॉलोवर्स थे, ठीक है। जो क्या हुआ उसके बाद हुआ, टू ग्रुप्स reunites in the December 1915, ठीक है। द नेक्स्ट ईयर कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग साइंड ए हिस्टोरिक लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट था ना, लखनऊ पैक्ट हुआ 1916 में। लखनऊ पैक्ट जब हुआ था इसमें ना दोनों जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में हुआ ये, ठीक है। इसमें है ना रियूनियन हो गई थी, जो कांग्रेस के नरम दल और गरम दल के नेता रियूनियन हो गए थे 1915 में। जो लखनऊ पैक्ट की हम जब बात करते हैं ना, वो 1916 में हुआ दिसंबर में, ठीक है। तो इसकी जो प्रेसिडेंट थे इस टाइम पे कांग्रेस की, वो थी अंबिका चरण मजूमदार, ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार। तो इसमें ना जो एग्रीमेंट था वो साइन हुआ किस किस के बीच में, बाल गंगाधर तिलक एंड जो मुस्लिम लीग के थे मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, उनके बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ। तो अब डिसाइड किया उन्होंने, वर्क टुगेदर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इन द कंट्री में वो दोनों साथ मिलके काम करेंगे। अब बात करते हैं हम रिवॉल्यूशनरी वायलेंस की। तो यूज़ द वायलेंस टू मेक द रेडिकल चेंज विद इन द सोसाइटी में जब हमें चेंज लाना होता है क्रांतिकारी गतिविधियों के द्वारा, तो क्या काउंसिल क्या होती है, एन अपॉइंटेड और इलेक्टेड, या तो अपॉइंटेड होती है या इलेक्टेड बॉडी होती है, जिसमें कौन होते हैं, पीपल होते हैं। कहाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव में एडवाइजरी एंड रिप्रेजेंटेटिव फंक्शंस को करते हैं, ठीक है। तो द ग्रोथ ऑफ द मास नेशनलिज्म की बात करते हैं। 1919 में स्ट्रगल जो हुआ ब्रिटिश के अगेंस्ट में, ठीक है, वो धीरे धीरे क्या बन गया था, मास मूवमेंट बन गया था। उसमें किसानों ने बढ़ चढ़ के, पीजेंट्स, ट्राइबल, स्टूडेंट्स, वुमेन्स, लार्ज नंबर एंड ओकेजनली द फैक्ट्री वर्कर्स एज वेल एज। तो उन्होंने क्या किया, बढ़ चढ़ के किसानों ने भाग लिया, ट्राइबल्स ने भाग लिया, स्टूडेंट विद्यार्थियों ने, लेडीज़ों ने, जो औरतें थी हमारी, उन्होंने भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया। और जो फैक्ट्री में जो काम करते थे लेबर, ठीक है, वर्कर, उन्होंने भी भाग लिया। तो अब हम बात करते हैं भाई इसके अंदर क्या हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वार जब स्टार्ट हुई तो उसने है ना चेंज कर दिया इंडिया की इकोनॉमी और पॉलिटिकल सिचुएशंस को, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, डिफेंस जब लड़ाइयाँ होंगी तो डिफेंस का एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा इंडियन गवर्नमेंट पे, ठीक है। तो वो क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी, टैक्सेस को इंक्रीज़ कर देगी, किस पे, इंडिविजुअल की इनकम और बिजनेस प्रॉफिट के ऊपर, ठीक है। इंक्रीज द मिलिट्री एक्सपेंडिचर एंड डिमांड फॉर द वार सप्लाई लेड टू प्राइस द प्राइसेस बढ़ जाएंगे चीज़ों के। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, क्रिएटेड ग्रेट डिफ़िकल्टीज फॉर द कॉमन पीपल, आम आदमी के लिए क्या हो जाएगा, बहुत बड़ी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। ऑन द अदर हैंड, दूसरे हैंड पे बात करते हैं हम, जो बिजनेस ग्रुप है ना वो क्या फल फूल रहा है, प्रॉफिट होगा उसको फ्रॉम द वार से। क्यों, क्योंकि क्या होता है जब वार होती है तो डिमांड ऑफ द इंडस्ट्रियल गुड्स बढ़ जाती है, जूट के बैग्स हैं, क्लोथ्स हैं, रेल्स हैं, इनकी डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। एंड क्योज द डिक्लाइन ऑफ द इम्पोर्ट फ्रॉम द अदर कंट्रीज इन द इंडिया, तो वो इम्पोर्ट्स डिक्लाइन हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं इसके अंदर क्या होगा, जो इंडियन इंडस्ट्रीज़ है ना वो एक्सपेंड होंगी ड्यूरिंग द वार एंड इंडियन बिजनेस ग्रुप बिगेन डिमांड ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर द डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट इंक्रीज हो रहा है इनका। तो इसमें क्या हुआ, जो आर्मी एक्सपेंड करनी पड़ेगी अब ब्रिटिश को, ठीक है। तो लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर वर सेंड टू अब्रोड भेजे गए, ठीक है। तो 1917 में क्या हुआ था, एक रिवॉल्यूशन हुआ था, रसिया में क्रांति हुई थी, उसके द्वारा क्या हुआ, न्यूज़ अबाउट द पीजेंट एंड वर्कर स्ट्रगल,
उनमें जो किसान थे और जो वर्कर थे उनके स्ट्रगल को दिखाया गया है, संघर्ष को दिखाया गया है। तो उससे मिला आइडिया ऑफ सोशलिज्म, वो सर्कुलेट हो गया ओवरऑल द वर्ल्ड, ठीक है। और उससे इंस्पायर हुए इंडियन के नेशनलिस्ट थे ना, जो के राष्ट्रवादी नेता थे, वो क्या हुए, उनसे इंस्पायर हो गए। अब हम बात करते हैं द एडवेंट ऑफ द महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का जो अराइवल होता है इंडिया के अंदर, जो महात्मा गांधी है ना, वो क्या थे, मास लीडर थे, भीड़ को इकट्ठा करने में सक्षम थे, ठीक है। तो वो क्या करते थे, वो कब आए, गांधी जी जब इंडिया में आए ना, तो उनकी एज थी 46, ठीक है। 1915 में आए थे साउथ अफ्रीका से, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, वो क्या थे, नॉन वायलेंट मार्चेज अगेंस्ट द रेसिस्ट रेस्ट्रिक्शन, जो है ना जातिवाद, जो जातिवाद के खिलाफ थे वो, ठीक है। जो नस्लवाद को, जो भेदभाव जो करते हैं नस्ल के आधार पे, तो उनके खिलाफ थे वो, रेसिस्ट रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है। तो वो क्या थे, एक रिस्पेक्टेड लीडर थे, नोन एज इंटरनेशनली, सब कुछ मतलब उसको जानते थे सभी। साउथ अफ्रीका में कैंपेन्स वगैरह चलाए, बोर्ड हिम विद कॉन्टैक्ट विद मैनी टाइप ऑफ द इंडियंस, बहुत सारे इंडियंस के साथ कॉन्टैक्ट में थे वे, ठीक है। हिंदू, मुस्लिम और सी एंड क्रिश्चियंस, गुजराती, तमिल, नॉर्थ इंडियंस, अपर क्लास मर्चेंट्स, लॉयर्स, वर्कर्स, उन सभी के साथ उनका अच्छा कॉन्टैक्ट था। जो महात्मा गांधी है वो पहला साल अपना है ना, ईयर का पहला साल, फर्स्ट ईयर, तो वो पहले पूरे इंडिया में घूमता है, देखता है लोगों को क्या ज़रूरत है, ओवरऑल सिचुएशन क्या है, उसको समझता है, तब वो बाद में भाग लेगा। देखो उसने क्या किया था, फाउंडर था वो नेटल कांग्रेस का, डरबन में, डरबन है साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में, ठीक है, डरबन। तो ये थी 1895 में, 1895 ईस्वी में फाउंडिंग की थी उसने, एक की नेटल कांग्रेस की। नेटल कांग्रेस कहाँ, डरबन में, साउथ अफ्रीका में, ठीक है। तो देखो उसने क्या किया था, जो नेटल कांग्रेस थी ना, वो क्या करती, फाइट अगेंस्ट द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था, भेदभाव होता था, उसके खिलाफ। अब देखो इनके अंदर अगर ये फ़ोटो दिखाई गई है उस टाइम की, तो देखो ये सेंटर में खड़े हैं टोपी और टाई के साथ, ये है महात्मा गांधी। हिज अर्लीस्ट इंटरवेंशन वर लोकल मोमेंट्स, जो लोकल मोमेंट्स थे, ठीक है, जैसे चंपारण मोमेंट था उनका, ठीक है, खेड़ा, अहमदाबाद, ठीक है। तो ये सब जो मोमेंट थे, तो इनके वर ही केम टू कॉन्टैक्ट विद राजेंद्र प्रसाद वल्लभ भाई पटेल इन अहमदाबाद, लेड टू सक्सेसफुल मिल वर्कर स्ट्राइक इन 1918, 1918 में जो अहमदाबाद के वर्कर थे उन्होंने जो स्ट्राइक की थी, ठीक है, वो उसको भी उन्होंने सक्सेसफुली अच्छे से निभाया, मतलब लीड किया, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं ना चंपारण की, देखो चंपारण कहाँ है, बिहार में है चंपारण। तो बिहार में एक चंपारण एक जगह है, तो यहाँ पे जब क्या हुआ था 1917 में, चंपारण जो आंदोलन था 1917 में हुआ था, ठीक है। ये फर्स्ट सत्याग्रह था, पहला सत्याग्रह, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था, यहाँ चंपारण जो जगह थी, किसानों को ना मजबूरन खेती करवाई जाती थी इंडिगो की, ठीक है। तीन कठिया सिस्टम था यहाँ पे, ठीक है। 3/20 जो लैंड का पार्ट था उस पे क्या करवाई जाती थी, इंडिगो की खेती करवाई जाती थी, ठीक है, ज़बरदस्ती। तो उसके खिलाफ ये चंपारण में आंदोलन हुआ था, फर्स्ट सत्याग्रह जो महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया। फिर उसके बाद खेड़ा की बात करते, खेड़ा सत्याग्रह, ये थर्ड सत्याग्रह था, ठीक है। ये 1918 में, गुजरात में है खेड़ा जगह, गुजरात में, ठीक है। इसमें क्या किया था, हाई टैक्सेस लगा दिए थे फार्मर्स पे, जो फार्मर्स थे उनके टैक्सेस को इंक्रीज कर दिया गया था, ठीक है। और क्रॉप फेलियर हो गया था वहाँ पे, क्रॉप फेलियर, तो उनकी डिमांड थी कि टैक्सेस को कर्टेल कर दे, कम कर दिया जाए, ठीक है। तो ये खेड़ा सत्याग्रह था। उसके बाद अगर हम बात करें अहमदाबाद मिल स्ट्राइक की, जो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक थी ना 1918 में, तो इसमें क्या हुआ था, इसके अंदर
पहली बार है ना, फर्स्ट टाइम हंगर स्ट्राइक की गई थी, हंगर स्ट्राइक की गई थी। ठीक है, इसको ये पहला सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट बन गया था, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, तो ये भी कहाँ है, अहमदाबाद गुजरात में है। तो इसमें क्या हुआ था, प्लेग की बीमारी आ गई थी। ठीक है, प्लेग फैल गया था वहाँ के वर्कर्स में, तो उन्होंने बोनस, प्लेग बोनस की डिमांड की थी, डिमांड ऑफ प्लेग बोनस, प्लेग बोनस की डिमांड की। तो वहाँ पे क्या हुआ, प्लेग बोनस को देने से उन्होंने मना कर दिया। तो इस चक्कर में ये हुआ था, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, वर्करों ने स्ट्राइक कर दी थी। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं, द रोलेक्ट सत्याग्रह। तो जो रोलेक्ट सत्याग्रह था वो अब इसमें हुआ क्या, 1919 में गांधी जी ने है ना सत्याग्रह के लिए ना घोषणा कर दी कि भाई सत्याग्रह आंदोलन शुरू करेंगे। ठीक है, किसके खिलाफ में कर रहे हैं ये कर रहे हैं रोलेक्ट एक्ट। जो रोलेक्ट एक्ट जो पास हुआ था ना, रोलेक्ट एक्ट, पहले रोलेक्ट एक्ट को समझते हैं क्या था इसके अंदर। इसके अंदर जो कानून बनाया गया ना, वो कानून क्या था, शक के आधार पे है ना, क्या समझते हैं, शक के आधार पे है ना किसी को भी जेल में डाल दिया जाएगा विदाउट ट्रायल। कितने साल के लिए, कम से कम 2 साल के लिए। ठीक है, तो ये था रोलेक्ट एक्ट। तो इससे क्या हुआ, इससे हमारी जो फ्रीडम है, फ्रीडम ख़त्म हो गई। ठीक है, पावर किसको मिली, पुलिस को पावर मिल रही है भैया, है ना, तो गवर्नमेंट को पावर मिल रही है। तो इसके खिलाफ किया गया, इस कर्व द फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट्स को कर्व कर रहा था ये एक्ट। ठीक है, एज द फ्रीडम ऑफ द एक्सप्रेशन एंड स्ट्रेंथन द पुलिस पावर, पुलिस पावर को स्ट्रेंथन कर रहा था। महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना एंड अदर फेल्ट द गवर्नमेंट हैज़ नो राइट टू रिस्ट्रिक्ट पीपल्स बेसिक फ्रीडम के ऊपर कोई भी मतलब उसको कम कर, मतलब बेसिक फ्रीडम को कोई भी नहीं रोक सकता। जो उनकी जो ये तो फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स को करब करने का कोई राइट्स नहीं है गवर्नमेंट को। दे क्रिटिसाइज द एक्ट डेविलिस। ठीक है, डेविलिस बताया उन्होंने, और टायरनिकल मतलब ये बताया जो अत्याचारी गवर्नमेंट होती है उसको बोलते हैं टायरनिकल। और गांधी जी आस्क्ड द इंडियन टू ऑब्जर्व 6 अप्रैल 1999, जो 6 अप्रैल था 1919 को एक डे मनाया गया नॉन वॉयलेंट अपोजिशन टू दिस एक्ट एज द डे ह्यूमिलेशन एंड प्रेयर, ह्यूमिलेशन एंड प्रेयर। तो इसमें हड़ताल की गई। ठीक है, सत्याग्रह सभाएं की गई, लॉन्च किया गया मूवमेंट। ये देखो गोलियां के निशान दिखा रखे हैं इसमें दिखाया है द वॉल कंपाउंड in which General Dyer opened fire of the gathering people pointing the bullet marks on the wall। ये कोई पॉइंट दिखा रही, गोली अंधाधुंध गोलियां चलवाई थी जनरल डायर ने यहाँ पे जलियांवाला बाग में। एक शांतिपूर्ण बिना हथियारों के एक सभा का आयोजन किया गया था। तो जनरल डायर को पता चला, इस गेट में एक ही गेट था, उसको बंद कर दिया गया और वहाँ से अंधाधुंध लोगों पे, बच्चों पे, महिलाएं थी, छोटे बच्चे थे, बहुत सारे लोग थे, उन पे क्या की गई, फायरिंग की गई, अंधाधुंध गोलियां चलवाई गई, जिससे बहुत ही बड़ी मात्रा में लोग मारे गए थे। ठीक है, तो रोलेक्ट सत्याग्रह टर्न्ड आउट टू बी फर्स्ट ऑल इंडिया स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया कि पहली लड़ाई थी, पहला संघर्ष था, वो बदल गया था। रोलेक्ट एक्ट सत्याग्रह जो था वो पहले संघर्ष में बदल गया था। ठीक है, तो 1919 में क्या हुआ, नंबर ऑफ डेमोन्स्ट्रेटर, हड़ताल, कंट्री द गवर्नमेंट यूज ब्रूटल मेजर्स, भाई बड़ी बेरहमी से दबाया गया लोगों को। जलियांवाला बाग जो हत्याकांड था उसके अंदर क्या किया, जनरल डायर ने, अमृतसर में था जलियांवाला बाग जो है वो अमृतसर में है। ठीक है, बैसाखी वाले दिन वहाँ पे क्या हो रहा था, 13 अप्रैल को एक सभा का आयोजन हुआ था, तो उसको दबाया गया जनरल डायर के द्वारा। ठीक है, ऑन द लर्निंग ऑफ दिस मास कैरस रविंद्रनाथ टैगोर एक्सप्रेस द पेन एंड एंगर, उनको जो दर्द और जो गुस्सा हुआ उसके बिहाफ पे उन्होंने क्या किया, उसको महसूस किया, जो गुस्सा और जो दर्द, जो दुख हुआ उनको, उनके
यहाँ पे उन्होंने क्या किया, नाइटहुड की उपाधि को त्याग कर दिया, रिनाउंस कर दिया नाइटहुड। अब नाइटहुड होती क्या, एक ओनर होता है ये, ठीक है, ग्रांटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता था। क्राउन, जो ब्रिटिश क्राउन था वो देता था इसको एक्सपेंशियल पर्सनल अचीवमेंट और पब्लिक सर्विस के लिए, या फिर खुद में कोई भी अच्छा काम किया हो तो उसके रिगार्डिंग में ये दिया जाता था। अब हम बात करते हैं ड्यूरिंग द रोलेट सत्याग्रह द पार्टिसिपेंट ट्राइड टू इंश्योर हिंदू मुस्लिम यूनिटी, हिंदू मुस्लिम की एकता दिखाई गई, ठीक है। द फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, जो ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में लड़ाई हुई तो हिंदू मुस्लिम ने दोनों ने एक साथ होकर पार्टिसिपेट किया, ठीक है। तो महात्मा, दिस वाज कॉल ऑफ द महात्मा गांधी हु ऑलवेज सा द लैंड ऑफ ऑल द पीपल हु लिव्ड इन द कंट्री, हिंदू मुस्लिम दोज ऑफ अदर रिलीजन्स। जो महात्मा गांधी वो क्या कहते हैं कि जो इंडिया है ना, इंडिया वो सभी जितने भी धर्म के लोग वहाँ रहते हैं उन सभी का है इंडिया, मुस्लिम का भी है, हिंदू का भी है, सिख का भी, ईसाई का भी, सबका है ये इंडिया, ठीक है। और सबको इसकी आज़ादी में लेने के लिए, सबको फ्रीडम लेने के लिए क्या करना है, एकजुट होकर हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट का सामना करना है और सभी आंदोलन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो अब देखेंगे खिलाफत और नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। आइए अब देखते हैं खिलाफत एगिटेशन एंड नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। खिलाफत इशू हुआ एक, खिलाफत इशू में क्या हुआ, 1920 ईस्वी में जो ब्रिटिश थे ना, ब्रिटिश उन्हें इम्पोज कर दिया एक ट्रीटी, ठीक है, तुर्की सुल्तान पर, और खलीफा बोलते हैं उसको। तो पीपल पहले से ही गुस्से में थे, फ्यूरियस थे, ठीक है, क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जलियांवाला मैस्केरेस, ठीक है। तो जो इंडिया के जो मुस्लिम थे ना वो ये चाहते थे कि खलीफा को अलाउ कर दिया जाए, रिटेन कंट्रोल ओवर द मुस्लिम सेक्रेड प्लेस ओटोमन एम्पायर में। तो बात करते द लीडर ऑफ द खलीफा एगिटेशन, जो लीडर्स कौन कौन थे इसके, मोहम्मद अली, शौकत अली थे, ठीक है। वो क्या चाहते थे, फुल फ्लैश्ड नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट चाहते थे। तो गांधी जी ने इसको सपोर्ट किया, ठीक है, क्योंकि जो पंजाब में जो रॉन्ग हुआ था, गलत हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, वो मेन रीज़न था, ठीक है। खिलाफत रॉन्ग सेकंड मेन रीज़न हो गया। थर्ड क्या हो गया, डिमांड ऑफ स्वराज, स्वराज की डिमांड। फिर हम बात करते हैं जो नॉन कॉरपोरेशन जो मूवमेंट था वो जब 1921 से 22 ईस्वी में चला तो था, उसमें क्या हुआ, हज़ारों विद्यार्थियों ने भाग लिया, ठीक है। गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेजेस को छोड़ दिया जो गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किए जाते थे। जो लॉयर्स वकील्स थे उन्होंने अपनी प्रैक्टिसेस को बंद कर दिया, ठीक है, जैसे मोतीलाल नेहरू है, CR दास है, सी राजगोपालाचार्य है और आसफ अली है। इन्होंने अपनी प्रैक्टिसेस बंद कर दी। जो ब्रिटिश के टाइटल्स थे वो लौटा दिए गए, रिटर्न कर दिए गए। लेजिस्लेचर्स को बायकॉट किया गया, ठीक है। पब्लिक ने क्या किया, बोन फायर की फॉरेन क्लॉथ्स की, ठीक है। तो जो ये था, जो मोमेंट ये था, ये है ना बहुत बहुत तेज़ी से फैला, ठीक है, लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री, और इसको दबाना कोई आसान काम नहीं था। तो इससे पहले एक बार नज़र डालते हैं हम द इटर्नल लॉ ऑफ सफरिंग। सफरिंग क्या है, इटर्नल लॉ ऑफ सफरिंग है क्या चीज़। जो महात्मा गांधी है ना, उसने क्या कहा था, जो हिंसा है तो नॉन वायलेंस कैसे बनती है भाई, क्या होता है उसका बेसिक स्ट्रगल क्या था उसका, ठीक है। जो नॉन वायलेंस है ना वो आती है जो हम लगातार अच्छे काम करते हैं, ठीक है, गुड, विदाउट एक्सेप्टेशन कि हमें रिटर्न में क्या मिलेगा, ठीक है। तो एक डिस्पेंसेबल का मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट लेसन है ये, किसका, नॉन वायलेंस का। जो साउथ अफ्रीका में उन्होंने क्या किया था, सीखा था कि जो इटर्नल लॉ ऑफ सफरिंग है ना वो ओनली रेमेडी है किसके लिए, जो रॉन्ग और अनजस्टिस के लिए। तो वो पॉजिटिवली सोचते थे कि ठीक है, मीन्स पॉजिटिवली लॉ ऑफ नॉन वायलेंस, इसका मतलब होता था ये। तो ये कह रहे हैं कि अगर तुम्हारे साथ किसी ने गलत भी किया है ना तो उसको फिर भी चीयरफुली रहो, खुश रहो, ठीक है। उसके बदले में ये मत सोचो कि तुम्हें भी उनके साथ गलत करना है। तो उन्होंने बोला यू विल विश इल टू नो वन, किसी के लिए भी ये बुरा नहीं सोचना है, नॉट इवन टू दोज हु मे हैव रॉन्ग्ड यू, जिनने तुम्हारे साथ गलत किया है, ठीक है। ये महात्मा गांधी ने कहा था। पीपल इनिशिएटिव्स के बारे में देखते हैं क्या हुआ था इसके अंदर, इनिशिएटिव्स जो पीपल्स ने लिए। तो जो ब्रिटिश क्या क्या इन मैनी केसेस पीपल रेसिस्ट ब्रिटिश रूल इन नॉन वायलेंटली, ठीक है।
तो इसके अंदर क्या किया भाई, जैसे कि इन खेड़ा गुजरात पाटीदार जो पीजेंट थे, ऑर्गेनाइज्ड नॉन वोलेंट कैंपियंस चलाए, क्योंकि किसके रिगार्डिंग में चलाए, जिन्हें हाई लैंड रिवेन्यू था ना, उसकी डिमांड कर रही थी ब्रिटिश, तो उसके खिलाफ में। ठीक है, जो कोस्टल आंध्रा एंड इंटीरियर तमिलनाडु में जो लिक्कर शॉप्स होती थी उनको बंद कर दिया गया। ठीक है, इन गंटूर डिस्ट्रिक्ट्स आंध्र प्रदेश के गंटूर डिस्ट्रिक्ट में ट्राइबल एंड पुअर पीजेंट्स स्टेज नंबर ऑफ फॉरेस्ट सत्याग्रह। जो फॉरेस्ट होता था ना, जहाँ पे जो लोग अगर फॉरेस्ट में गायें चराते हैं या फिर कुछ भी कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो उसके ऊपर उन्होंने टैक्स लगा रखा था। तो ये रिसोर्स तो इंडिया के हैं। देखो फिर उन्होंने क्या किया, समटाइम सेंडिंग देयर कैटल्स इनटू द फॉरेस्ट विदाउट पेइंग द फीस नहीं देते थे वो। दे वर प्रोटेस्टिंग बिकॉज द कॉलोनियल स्टेट had restricted their use of the forest of the resources of the various ways। तो वे क्या सोचते थे, जो गांधी जी है ना, गेट देयर टैक्स रिड्यूस, कम करा देंगे। ठीक है, जो फॉरेस्ट रेगुलेशंस है उनको अबोलिस्ट करा देंगे, ये बात थी। तो एक बार उससे पहले हम इसको देखते हैं, पिकेट क्या था, पीपल प्रोटेस्टिंग आउटसाइड ए बिल्डिंग और ए शॉप टू प्रिवेंट अदर फ्रॉम एंट्रिंग। भाई पीपल क्या करते थे, जो लिक्कर शॉप्स थी वहाँ पे लोगों को एंट्रिंग करने रोकने के लिए, एंट्री को, लिक्कर शॉप की एंट्री को रोकने के लिए क्या करते थे, प्रोटेस्ट करते थे वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ जो इन मैनी जो फॉरेस्ट विलेजेस थे, ठीक है, पीजेंट्स थे, प्रोक्लेम्स स्वराज की मांग की, बिलीव दैट गांधी राज आ गया है अब। ठीक है, इन सिंध जो पाकिस्तान में है अब, जो मुस्लिम ट्रेडर्स थे, ठीक है, वो भी बड़े बड़े उत्साह के साथ खिलाफत आंदोलन में भाग लिया उन्होंने। ठीक है, बंगाल ने भी खिलाफत आंदोलन, जो खिलाफत नॉन कॉरपोरेशन अलायंस थी, ठीक है, उसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया, जिससे क्या हुआ, जो कम्युनल यूनिटी है, स्ट्रेंथ है, वो नेशनल मूवमेंट को मिली। पंजाब में क्या था, अकाली दल था पंजाब के अंदर। ठीक है, सिख जो थे वो उन्होंने क्या किया, रिमूव द करप्ट महंत्स। जो महंत्स होते थे, महंत्स के बारे में पढ़ते हैं भाई। महंत्स क्या है, रिलीजियस फंक्शनरीज ऑफ सिक्स गुरुद्वारा। जो धार्मिक, जो सिक्स का जो गुरुद्वारा है, धार्मिक जो फंक्शंस को देखते थे वो होते थे महंत्स। तो उनके खिलाफ मूवमेंट कर दिया। ठीक है, जो असम में जो टी गार्डन्स होते थे, लेबर के जो काम करते टी गार्डन में, उन्होंने क्या कहा, गांधी महाराज की जय। उन्होंने गांधी महाराज की जय। उन्होंने डिमांड की बिग इंक्रीज इन देयर वेजेस में इंक्रीज करो। ठीक है, उन्होंने काम करना बंद कर दिया। ब्रिटिश के जो प्लांटेशंस थे वहाँ पे काम करना बंद कर दिया उनके बागों में। ठीक है, जो असमीज़ वैष्णव सॉन्ग्स गाए उन्होंने, लोगों ने, कि उन्होंने बताया कि जो कृष्णा वाज द सब्सिट्यूट बाय द गांधी राजा। गांधी को एक राजा की, मतलब कृष्ण का सब्सिट्यूट बताया गया। द पीपल्स महात्मा, देखो पीपल्स ने क्या कहा कि एक रिप्रेजेंटेशन दी गांधी की। देखो गांधी को दिखाया गया है, ये कृष्ण भगवान है हमारे, कि लॉर्ड कृष्णा, और ये गांधी उसके रथ को हाँक रहा है। ठीक है, और साथ में और पॉलिटिकल लीडर्स हैं जिनको वो क्या दिखा रहा है, गाइड कर रहा है। ठीक है, ये सारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं हमारे, और ये गांधी रथ को सारथी बना हुआ है कृष्ण के, जो हमारे कृष्ण भगवान है उसका। तो गांधी को एक महात्मा की उपाधि दी गई है। ठीक है, भगवान के समान रखा गया है। तो क्या दिखाया, इमेजेस टू महात्मा गांधी इज ऑफन शोन डिवाइन। ठीक है, ऑक्यूपाइंग द प्लेस विद द ऑफ द इंडियन गॉड्स के बराबर का स्थान दिया गया। ही इज़ ड्राइविंग द कृष्णा चैटोर, ठीक है, कृष्णा का रथ चला रहा है। गाइडिंग अदर द नेशनलिस्ट लीडर इन द बैटल ऑफ अगेंस्ट द ब्रिटिश। गांधी को एक मसीहा का नाम दिया गया। ठीक है, गांधी जी को ना बिल्ड क्लास यूनिटी, ठीक है भाई, यूनिटी के लिए बोलते थे। जस्ट वो क्या करता था, गांधी क्या कहता था, गांधी विश्ड टू बिल्ड क्लास यूनिटी, एकता चाहता था, सभी जाति धर्मों में एकता हो। ठीक है, नॉट क्लास कॉन्फ्लिक्ट, आपस में लड़ाई झगड़ा ना हो। ठीक है, पीजेंट क्या कहते थे, इमेजिन दैट था ही वुड हेल्प देम टू फाइट अगेंस्ट जमींदारों से लड़ने के लिए हेल्प करेगा गांधी। ठीक है, एग्रीकल्चर लेबर बिलीव्ड दैट दे प्रोवाइड देम लैंड मिलेगी उनको। ठीक है, जो पीजेंट थे प्रतापगढ़ के, ठीक है, वो ये सोचते थे, वो प्रतापगढ़ है ना, वो यूनाइटेड प्रोविंस का हिस्सा था, अब जो उत्तर प्रदेश है, तो वहाँ पे है ना स्टॉप इलीगल
इविक्शंस, इलीगल इविक्शंस फॉर टेनेंट्स, इसका मतलब जो ज़बरदस्ती, इसका मतलब देखते हैं। फोर्सिबल एंड अनलॉफुल थ्रोइंग, भाई फोर्सफुली हटा देना, बिना कानून के बाहर निकाल फेंकना, टेनेंट्स फ्रॉम देयर लैंड दे रेंट, ठीक है, उनको उनकी ज़मीन से बाहर फेंक देना, बेदखल कर देना, ठीक है। तो उसके बाद देखो ये पिक्चर देख ली हमने ध्यान से, देखो इट वॉज हु गोट बेदखली स्टॉप्ड इन प्रतापगढ़, ठीक है। प्रतापगढ़ की स्टोरी एक छोटी सी कहानी है, सीआईडी की रिपोर्ट थी, ठीक है, किसान मूवमेंट इन इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट की यही जनवरी 1921। तो इसमें ये बताया गया कि है ना, जो गांधी नाम की मुद्रा है ना, करेंसी, ठीक है, वो गाँव में फैल चुकी थी, दूर दराज तक फैल चुकी थी। नो वन सीम्स टू नो क्वाइट हु और व्हाट इज, कोई नहीं जानता था कि ये कौन है और वो क्या करता है, कहाँ है, क्या है, बट इट इज़ वेरी एक्सेप्टेड फैक्ट, एक फैक्ट था जो एक्सेप्ट कर चुके थे लोग। व्हाट ही से इज सो, जो भी वो कहेंगे, ही व्हाट ही ऑर्डर्ड मस्ट बी डन, जो भी वो कहेंगे, जो भी ऑर्डर होंगे वो हम करेंगे। ही इज ए महात्मा, वो एक महात्मा है, या साधु, ए पंडित, ए ब्राह्मण, हु लिव्स एट इलाहाबाद, इवन ए देवता, देवता के समान माना गया उसको। द रियल पावर ऑफ हिज नेम इज टू बी ट्रैक बैक, द आइडिया वॉज हु गोट बेदखली, illegal evictions stopped in Pratapgarh as the general rule. Gandhi is not thought being the agnostic to government but only to the zamindars. We were for Gandhi and the Sarkar. उन्होंने बताया कि ये महात्मा है, भाई देवता के समान है, इसकी रियल पावर उनके नाम से ही दिखती है कि उन्होंने क्या किया, जो बेदखली है ना उसको बंद करा दिया प्रतापगढ़ में, ठीक है। एक जनरल साधारण सा रूल था, ठीक है। ये कह रहा है कि एक साधारण सा रूल है, क्या रूल है साधारण सा, जो गांधी है ना वो क्या है, किसी सरकार किसी के खिलाफ नहीं है, वो सिर्फ है ना इंसाफ करेगा और अनजस्टिस के खिलाफ है, ज़मींदारों के खिलाफ है, ठीक है। हम गांधी जी के साथ हैं और सरकार गांधी जी की सरकार है। ये सब चीज़ें उन्होंने इस चीज़ के अंदर डिस्क्राइब की। द हैपनिंग ऑफ द 1922 टू 1929, 1922 से 1929 तक क्या हुआ, महात्मा गांधी ने क्या किया भाई, वो महात्मा गांधी अगेंस्ट द वोलेंट मूवमेंट के, ठीक है। तो वोलेंट अगर हिंसा के खिलाफ थे महात्मा गांधी, तो क्या हुआ, उन्होंने इस मूवमेंट को स्टॉप कर दिया, वापस ले लिया, कॉल्ड ऑफ, ठीक है, असहयोग आंदोलन को, ठीक है। कब ले लिया, फरवरी 1922 में। एक क्राउड क्या हुआ, एक पीजेंट की क्राउड थी, किसानों की भीड़ थी, उन्होंने क्या की, फायर आग लगा दी पुलिस स्टेशन चोरा चोरी के अंदर, ठीक है। उसके अंदर 22 पुलिसमैन मारे गए, ठीक है। पीजेंट को प्रोवोक किया गया, उनको उकसाया गया, क्यों, क्योंकि जो पुलिस थी ना उन्होंने फायर की थी, उनके जो पीसफुल जो आंदोलन कर रहे थे उनके ऊपर उन्होंने फायर की थी, गोलियां चलाई। तो किसानों को गुस्सा आ गया, सभी उस पुलिस स्टेशन में जितने भी पुलिस वाले थे सबको बंद करके आग लगा दी, ठीक है। तो 22 पुलिसमैन मारे गए थे उसके अंदर। तो ये सब पता चलते ही क्या किया, गांधी जी ने क्या कर दिया, जो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट था उसको बंद कर दिया। तो जो और जो नेता थे, अदर लीडर्स, चित्तरंजन दास है, मोतीलाल नेहरू है, तो वो आर्ग्यू करने लगे पार्टी के साथ, शुड फाइट द इलेक्शन, हमें इलेक्शन फाइट करना चाहिए ताकि हम काउंसिल्स के अंदर जाएं और जो गवर्नमेंट के जो ऑर्डर्स होते हैं उनके ऊपर हम, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के ऊपर हम अपना प्रभाव डाल सकें, ठीक है, ताकि उनसे अपना काम वगैरह बनवा सकें। हम अगर पावर में जाएंगे तो हम अच्छे से पॉलिसीज़ का फॉर्मेशन करवा पाएंगे। दिस प्रूव दैट यूजफुल इन लॉन्चिंग द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट इन 1930 में क्या हुआ, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। तो दो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुए थे मिड 1920s में, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ क्या हुआ था, फॉर्मेशन ऑफ राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, ठीक है, RSS, ए हिंदू ऑर्गेनाइजेशन थी ये, द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है। दीज पार्टीज हैव डिफरेंट आइडियाज़ अबाउट द काइंड ऑफ कंट्री इंडिया शुड बी, अलग अलग इनके क्या थे, आइडियाज़ थे। जो क्रांतिकारी पीरियड था, रिवोल्यूशनरी पीरियड, नेशनलिस्ट, तो उसके अंदर भगत सिंह भी था, ठीक है, इसी पीरियड के अंदर एक्टिव था। तो देखो ये चित्तरंजन दास की फ़ोटो दिखाई गई है यहाँ पे। चित्तरंजन दास क्या था, इन्होंने आज़ादी के फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, आज़ादी के आंदोलन में बड़ा ही मतलब अहम योगदान दिया था इन्होंने भी।
तो चित्तरंजन दास क्या थे, एक वकील थे, ठीक है, ईस्ट बंगाल के थे ये। तो इन्होंने क्या किया था, असहयोग आंदोलन में एक्टिव रहे थे। ये देखो एक साइमन कमीशन आया था, ठीक है, तो ये साइमन कमीशन का विरोध करते हुए दिखाए गए हैं ये। गो बैक साइमन गो बैक के नारे लगाए गए थे, जैसे एक डेलीगेशन था ये, ठीक है। ये क्या हुआ था, 1927 ईस्वी में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ना डिसाइड किया एक कमीशन को भेजेंगे, ठीक है। उसकी जो हेड होंगे ना, उसके हेड होंगे साइमन, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था, ये क्या डिसाइड करेगा, ये क्या करेगा, ये इंडिया की पॉलिटिकल फ्यूचर्स को डिसाइड करेगा। पर इस कमीशन में कोई भी रिप्रेजेंटेटिव इंडियन नहीं था। तो इंडिया वाले जो लीडर्स थे ना, उनका ये मानना है जो फ्यूचर इंडिया के फ्यूचर को डिसाइड करेगा, पॉलिसीज़ इंडिया के लिए बनाएगा, पर इसके अंदर कोई भी इंडियन नहीं है, तो भाई वो इंडिया के लोगों की प्रॉब्लम्स को नहीं समझ सकता, ठीक है। तो इसके अंदर इंडियन रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। तो उसका जो डिसीजन था ना, वो इंडिया के खिलाफ ही बनेंगे, ठीक है। और जो इतने भी पॉलिटिकल जो ग्रुप्स थे, उन्होंने क्या किया, बायकॉट कर दिया इसका। जैसे ही ये जो कमीशन था पहुंचता है इंडिया में, तो सभी ने बैनर्स लगाए और नारे लगाए, सभी ने साइमन गो बैक। तो द डिकी क्लोज्ड विद कांग्रेस रिजॉल्विंग टू फाइट फॉर पूर्ण स्वराज। अब पूर्ण स्वराज की मांग करने लगे थे, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की। 1929 की बात है ये। पार्टनर्स प्रेसिडेंटशिप किसकी थी भैया, ये जवाहरलाल नेहरू की थी, ठीक है। तो इंडिपेंडेंस डे को घोषित कर दिया गया, ठीक है। कौन सी तारीख को, 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में क्या मनाया जाएगा, आज़ादी का दिवस मनाया जाएगा, इंडिपेंडेंस डे। देखो जो हमारे इसी बात कही थी, एक नारा था, इट टेक्स ए लाउड वॉइस टू मेक द डीप हियर, इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए थे भगत सिंह ने, ठीक है। तो हुआ क्या था, जो भगत सिंह था ना, ये भगत सिंह की पिक्चर है, जो रिवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट थे ना, उनमें सबसे पहला नाम आता है भगत सिंह का, चंद्रशेखर आज़ाद का, सुखदेव, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ना कि एक फाउंडेशन की थी, फाउंडेड द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA इन 1928। फिरोज़शाह कोटला में, दिल्ली में फिरोज़शाह कोटला है। 17 दिसंबर 1928 की बात है। भगत सिंह आज़ाद राजगुरु एसिनेटेड द सॉन्डर्स को मार दिया था इन्होंने। सॉन्डर्स एक पुलिस ऑफिसर था जिसने क्या किया था, इन्वॉल्व था लाठी चार्ज में। जब साइमन गो बैक के नारे लगाए जा रहे थे, तो उसमें इन्होंने लाठी चार्ज किया था। तो उसमें क्या हुआ था, जो लाला लाजपत राय थे ना, उसकी डेथ हो गई थी, ठीक है। तो उन्होंने सॉन्डर्स को मार के बदला ले लिया। तो 8 अप्रैल 1929 की बात है ये। तो आज भगत सिंह और बट्टू केसर दत्त ने एक बम फेंक दिया सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर। इस बम का कोई मतलब किसी को हानि पहुंचाना नहीं था, ठीक है, बस एक शोर करना था कि टू मेक द डीफ ईयर, कि जो बहरे हो चुके हैं उनको कानों को, पर्दों को खोलना था, ठीक है, टू रिमाइंड द फॉरेन गवर्नमेंट, ठीक है। तो बट्टू के जो भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु को एग्जीक्यूट कर दिया गया। 23 मार्च को 1931 को फांसी दे दी गई। तो जब भगत सिंह को जब उस टाइम पे फांसी दी ना, वो केवल कितने साल का था, 23 साल का था, ओनली 23 ईयर्स। ओके, थैंक यू। और हम करेंगे अगले जो बाकी का जो पोर्शन बच गया है हमारा इस बुक का, वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसी वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।